नमस्कार दोस्तों। मैं रोहित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद एलिस एलेक्स पर। और आप जानते हैं, हम अपने चैनल के माध्यम से आर की तैयारी करा रहे हैं और हमारा उद्देश्य है आपको कम समय में बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराना। और इसी कड़ी में आगे जुड़ते हुए आज का जो हमारा वीडियो हो जाएगा, ये छोटा सा टॉपिक है और ये हो जाएगा हमारा विश्व के भूगोल से। और विश्व के भूगोल के अंतर्गत आ जाता है आपका सौरमंडल के ग्रह, ग्रह उपग्रह और जो आपके एस्ट्रोनॉड होते हैं, जो आपके पिंड होते हैं, उनसे जो है ये संबंधित वीडियो हो जाएगा। और इसमें केवल आपको लगभग 50 क्वेश्चन मिल जाएंगे और बहुत छोटी सी वीडियो है। और इससे जो है आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प हो जाएगी। अगर आपकी परीक्षा में इससे अगर आपकी परीक्षा में ग्रह उपग्रह से क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसका आंसर फटाक से लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू कर लेते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक हो जाएगा सौर मंडल के ग्रह। बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे आपको, एक भी क्वेश्चन आपको स्किप करने लायक नहीं मिलेगा। बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, सूर्य की ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा एक, और इसका जो करेक्ट आंसर ये आपका हो जाता है नाभिकीय संलग्न। इसके अलावा इसके बारे में आपको कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका केवल नाभिकीय संलग्न ही होता है। ठीक है, कुछ भी आपको डिटेल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और ये क्वेश्चन सेम एज इट इज आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एक का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर दो के बारे में। सूर्य ग्रहण कब होता है, सूर्य ग्रहण कब होता है ये आपको बताना है। सर, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है बी, प्रतिपदा यानी न्यू मून डे में। और न्यू मून डे कब होता है ये आपको बताना है। न्यू मून डे कब होता है ये हम देख लेते हैं। बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट की। सूर्य ग्रहण यानी सोलर जो एक्लिप्स होता है, इसकी स्थिति कब होती है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। ये आपका चंद्रमा है, ये आपका सूर्य हो जाता है। सन, मून और आपकी अर्थ। ठीक है, ये आपकी अर्थ हो जाती है। इनके बीच में जो जब मून आ जाता है, ये आपका का सूर्य ग्रहण हो जाता है। और जिससे सूर्य का प्रकाश जो है, इस सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक डायरेक्ट नहीं पहुंच पाता है, बीच में आपका मून आ जाता है। और इस स्थिति में केवल प्रतिपदा, जिसको आप न्यू मून डे के नाम से भी जानते हैं, और ये केवल अमावस्या को ही होता है। आपसे ये भी पूछा जाएगा जो आपका सूर्य ग्रहण है ये आपका कब होता है, ये आपका अमावस्या को होता है। ठीक है, अमावस्या को होता है सूर्य ग्रहण। और अगर आपको चंद्र ग्रहण की बात करेंगे तो ये चंद्र ग्रहण जो है ये आपका हो जाता है पूर्णिमा को। पूर्णिमा को आपका हो जाता है चंद्र ग्रहण। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। बात कर लेते हैं इमेज के माध्यम से। यहाँ आप देख सकते हैं ये आपका सन हो जाएगा और बीच में आपका मून आ जाता है। सूर्य का जो प्रकाश है डायरेक्ट पृथ्वी पर नहीं पहुंच पा रहा है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं। इसी को जो है आप सोलर एक्लिप्स या उसका सूर्य ग्रहण कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो जाती है सूर्य ग्रहण से संबंधित। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। प्रत्येक सूर्य ग्रहण घटित होता है, कब घटित होता है ये आपको बताना है। तो हम अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने बताया केवल अमावस्या को जो है घटित होता है। ठीक है, और केवल पूर्णिमा को ये आपका चंद्र ग्रहण घटित होता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है दोनों। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है और 3 का करेक्ट आंसर आपका बी हो गया है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी है, और ये क्वेश्चन जो है कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। और सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी ये आपकी हो जाती है 149.6 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, 149.6 मिलियन किलोमीटर हो जाती है जो आपकी सूर्य से, ये आपका सूर्य हो जाता है, ये आपका पृथ्वी हो जाती है। इनके बीच की दूरी हो जाती है आपकी 149.6 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, ये चीज़ें आपको देख लेनी है। और यहाँ इमेज के माध्यम से भी समझाया गया है। ये आपकी पृथ्वी हो जाती है, ये आपका सन हो जाता है। इनके बीच की दूरी ये आप देख सकते हैं, ये भी आपकी 149.6 मिलियन जो है किलोमीटर दिखाई गई है। ठीक है, ये चीज़ें आपको देख लेनी है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। निम्नलिखित ग्रह युग्मों में से कौन बिना उपग्रह के हो जाते हैं? कौन बिना उपग्रह के हो जाते हैं ये आपको बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर ये आपका हो जाता है बुध और शुक्र। बुध और शुक्र जो है ये बिना उपग्रह के हो जाते हैं। और बात कर लेते हैं इनके बारे में। तो जो आपका बुध है, ये तो आपका हो जाता है बुद्धू, और बुद्धू के साथ कोई भी रहना पसंद नहीं करता है। एक है आपका शुक्र, और शुक्र ये आपका गांव की भाषा में बोलते थे, ये आपका ज़्यादा सूखा हुआ है। ठीक है, और सूखे हुए को भी कोई पसंद नहीं करता है। इस तरह से आप इन दोनों को याद रख सकते हैं। बुध है बुद्धू, बुद्धू के साथ कोई जाना पसंद नहीं कर सकता है। इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। इधर बात करते हैं शुक्र की। शुक्र जो है यह सूखा हुआ है, इसके साथ भी कोई जाना पसंद नहीं कर सकता है, इसलिए इसका भी कोई उपग्रह नहीं बचता है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में यही आपसे पूछा गया है, इन दोनों के कोई भी उपग्रह नहीं है। बात कर लेते हैं
बुध एवं शुक्र ग्रह के कोई भी उपग्रह नहीं है, इनके कोई भी उपग्रह नहीं है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में होने के कारण इन्हें अंतर्ग्रह प्लेनेट भी कहा जाता है। ये अंतर्ग्रह हो जाते हैं क्योंकि ये आपका मरकरी हो जाता है, शुक्र हो जाता है, ठीक है। और ये जो है चार ग्रह जो होते हैं आपके, ये आपके अंतर्ग्रह के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद के जो चार ग्रह होते हैं ये आपके हो जाते हैं बाह्य ग्रह, ये आपके बाह्य ग्रह के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ तो आप जानते होंगे। और जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वो इनके बीच में ही पाए जाते हैं, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है और इससे क्वेश्चन भी आगे आने वाला है, वो भी हम देख लेते हैं। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह है। सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा हो जाएगा, ये आपको बताना है। और इसका भी करेक्ट आंसर आपका हो जाता है शुक्र। शुक्र ग्रह जो है ये आपका सबसे ज़्यादा गर्म हो जाता है। बात कर लेते हैं इसके बारे में। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र हो जाता है और इसका औसत तापमान 464 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, ठीक है। केल्विन की बात करेंगे तो 773 केल्विन हो जाता है। और इस कारण शुक्र ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड की जो गैस है उसकी अधिकता पाई जाती है, ठीक है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता किस ग्रह पर पाई जाती है, तो ये आपका शुक्र ग्रह हो जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। इवनिंग स्टार किसे कहा जाता है, इवनिंग स्टार किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। तो ये भी आपका शुक्र ग्रह हो जाता है, ठीक है। शुक्र ग्रह को आपका इवनिंग स्टार कहा जाता है। और इसके बारे में बात कर लेते हैं। कई क्वेश्चन जो हैं इससे बनते हैं। शुक्र ग्रह को सुबह का तारा ये आपसे पूछा जाता है, भोर का तारा ये भी आपसे पूछा जा सकता है, मॉर्निंग स्टार ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसको आपको हिंदी में भी लिख के पूछ सकता है, इस ये आपको इंग्लिश में लिख के भी पूछ सकता है और आपको हिंदी में लिख के भी पूछ सकता है। सायकाल का तारा या इवनिंग स्टार ये भी आपसे पूछा जाता है। ये सब जो है ये आपके शुक्र ग्रह को ही कहे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपसे किसी से भी बन सकता है, सुबह का तारा आपसे पूछ लेगा, भोर का तारा, मॉर्निंग स्टार, सायकाल का तारा, इवनिंग स्टार, ये सब जो है क्वेश्चन अलग अलग बनते हैं यहाँ से। और मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह भी हो जाता है, ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। और जब शनि का घनत्व सभी ग्रहों में सबसे कम हो जाता है, और ये जो है आपका जल से भी कम इसका घनत्व हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। जल से भी कम किस ग्रह का घनत्व हो जाता है, ये आपका शनि ग्रह हो जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है, वही क्वेश्चन आ गया और इसका करेक्ट आंसर आपका शुक्र ग्रह हो जाता है, ठीक है। भोर का तारा आपका शुक्र ग्रह हो जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का क्या नाम है। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले का नाम आपका ग्रह ही हो जाता है, ठीक है। एक जो ट्रिक है वो है आपकी शुक्र बहन चमकीली है, इस तरह से करके कुछ ट्रिक है, ठीक है। वो ट्रिक आप याद कर लेना, उससे जो है सारे ग्रह आपके याद हो जाएंगे। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। मैगलन अंतरिक्ष यान किस ग्रह हेतु भेजा गया था। मैगलन की बात कर रहे हैं, ये किस ग्रह के लिए भेजा गया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर ये आपका हो जाता है शुक्र ग्रह के लिए। और बात कर लेते हैं मैगलन के बारे में। मैगलन या मजेलन अंतरिक्ष यान एक शुक्र ग्रह यानी वीनस की पूरी तरह की छवि बनाने वाला पहला अंतरिक्ष यान हो जाता है। और इसने ग्रह के बारे में कई खोज की थी, इसने जो है ग्रह के बारे में कई खोज की थी। और और ये जो है अमेरिकी एजेंसी नासा के सफलतम मिशनों में से एक हो जाता है। इसका जो नाम है वो पुर्तगाली खोजकर्ता फर्डिनेंड मैगलन के नाम पर रखा गया था, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और इसको जो है 4 मई सन 1989 को अटलांटिस शटल से प्रक्षेपित किया गया था, ये आपको याद रखना है। कौन सा जो है यान हो जाता है, ये आपका अटलांटिस शटल हो जाता है। और ये सबसे पहला अंतरिक्ष शोधी यान था जिसको पृथ्वी की कक्षा में स्थित एक शटल से प्रशिक्षित किया गया था, ठीक है। ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। ये हो जाता है आपका मैगलन यान, ठीक है। ये चीज़ आपको देख ली ना, मैगलन हो जाता है और ये आपका नासा का हो जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है। ये सबसे पहले किसने कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है, ये आपको बताना है। और इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका अरस्तु। अरस्तु ने सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी जो है ये आपकी गोलाकार है। और यहाँ देख लेते हैं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और हमें मोटिवेट करने के लिए एक लाइक तो आप कर सकते हैं। और इस वीडियो की फ्री पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में।
एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाता है? पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम आपका ग्रीन प्लेनेट हो जाता है। ग्रीन प्लेनेट किस लिए इसको कहा जाता है? ग्रीन प्लेनेट इसको जो है इसके वायुमंडल के कारण कहा जाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ग्रीन प्लेनेट आपका पृथ्वी को कहा जाता है, ठीक है। और अगर वैसे पृथ्वी को जो है नीला ग्रह भी कहा जाता है। ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है, इनसे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। भूपट्टी में बहुतायत से पाए जाने वाला रासायनिक तत्व हो जाता है। रासायनिक तत्व कौन सा हो जाता है ये आपको बताना है। आंसर हो जाता है आपका ऑक्सीजन। और भूपट्टी में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है और कितने परसेंट पाया जाता है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आपका 46 पॉइंट लगभग 60% पाया जाता है। ये आपकी फिगर जो है ये आपकी लगभग में दी जाती है, ठीक है। लगभग इतने प्रतिशत जो है ऑक्सीजन पाया जाता है भूपट्टी में। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 14। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप हो जाता है? पृथ्वी के सर्वाधिक समीप कौन सा तारा हो जाता है ये आपको बताना है। पृथ्वी के समीप जो आपका तारा हो जाता है ये आपका हो जाता है सूर्य, ठीक है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा आपका सूर्य हो जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। और ये आप देख सकते हैं ये कितनी बार जो है क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा हो जाता है? पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है ये आपको बताना है। तो पृथ्वी के नज़दीक सबसे ज़्यादा नज़दीक आपका शुक्र ग्रह हो जाता है, ठीक है। इसलिए जो है शुक्र ग्रह को इसकी बहन भी कहा जाता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन किसको कहा जाता है? ये भी आपका शुक्र ग्रह को कहा जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगभग लगता है? लगभग में आपसे पूछा गया है पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में। और इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है 365 दिन। 365.25 दिन इतना जो समय है ये लगभग लगता है पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में। बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट के बारे में। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365.25 दिन का या 365 दिन का और 6 घंटे 9 मिनट 9.51 सेकंड का समय लगता है। ये जो है आपकी फिगर जो है सारी लगभग में दी गई है, ठीक है। और यहाँ से केवल आपसे 365 ही पूछा जाता है। और इसे जो है एक सौर वर्ष भी कहा जाता है, ठीक है। इस घटना को एक सौर वर्ष भी कहा जाएगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। पृथ्वी की परिक्रमा धुरी और ये सदा झुकी होती है। ये कितनी झुकी भी होती है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 17 और इसका करेक्ट आंसर आपका ये सभी जानते होंगे। ये आपकी कितनी झुकी होती है? 23.5 डिग्री झुकी होती है, ठीक है। 23.5 डिग्री झुकी होती है पृथ्वी। और ये कुछ इस तरह से होती है, ठीक है। यहाँ आप समझेंगे ये आपका 23.5 डिग्री जो है यहाँ झुक जाती है। बात कर लेते हैं इसके बारे में। पृथ्वी की परिक्रमण धुरी सदा दीर्घवृत्तीय दूरी से 23.5 डिग्री, ठीक है, ये झुकी होती है। और ये झुके हुए अक्ष के सहारे ही पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है। जिस तरह से ये जो है झुकी हुई है और ऐसे ही जो है ये चक्कर लगाती रहती है, ठीक है। ये कभी सीधा नहीं होता है आपका, हमेशा जो है इसी तरह से घूमती घूमती सूर्य के जो है चक्कर लगाती रहेगी, ठीक है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। और अपने अक्ष का एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी को लगभग 24 घंटे का समय लगता है। अपने अक्ष पर ये घूमेगी एक ही जगह, तो इसको जो है 24 घंटे का समय लग जाएगा। और ये सूर्य की परिक्रमा करेगी तो इसको जो है 365 दिन का समय लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। इसमें एक परिक्रमण गति से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक परिभ्रमण से पूछा जा सकता है। तो परिक्रमण की बात करेंगे जब ये अपने अक्ष पर घूमती है। जब ये अपने अक्ष पर घूमती है तो आपका परिक्रमण कहा जाता है। और परिभ्रमण जब ये भ्रमण करने चली जाती है सूर्य का, तो इसको जो है परिभ्रमण काल कहा जाएगा, ठीक है। परिभ्रमण गति कही जाती है जब ये सूर्य की परिक्रमा करती है। इस तरह से जो आप कुछ याद रख सकते हैं। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी किस पर पड़ती हैं ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर आपका हो जाता है भूमध्य रेखा पर। जो आपकी भूमध्य रेखा होती है उस पर जो है ये आपकी भूमध्य रेखा हो जाती है। और इस पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। पृथ्वी ग्रह की संरचना में परिवार यानी मेंटल, इसके नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किससे बना होता है ये आपको बताना है। ये गया किस एक से बना है? एल्युमिनियम से, क्रोमियम से, लोह से या फिर आपका सिलिकॉन से। जो आपकी परिवार मेंटल होती है और इसमें जो को नीचे जो क्रोड होती है ये आपकी सबसे ज़्यादा इसमें लोहा पाया जाता है। इसलिए जो है पृथ्वी सब चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है, आकर्षित करती है अपनी तरफ। और यहाँ समझेंगे पॉइंट के माध्यम से।
पृथ्वी की आंतरिक कोर ठोस अवस्था में है और जबकि बाह्य जो कोर है ये आपकी गलित अवस्था में होती है। और कोर में ये जो आपकी कोर होती है यहाँ आप देख सकते हैं ये आपकी इनर कोर हो जाती है। इसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाएगा, इसमें लोह और निखिल, यानी इसको निफे भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपका निफे हो जाता है, ये आपका निखिल और फेरस। ठीक है, इसकी अधिकता पाई जाती है और कोर की मोटाई लगभग 3500 किलोमीटर हो जाती है। कितनी हो जाती है? 3500 किलोमीटर की इसकी मोटाई हो जाती है। ठीक है, बात की गई है कोर की। इसके ऊपर आपकी जो हो जाती है आपकी मेंटल हो जाती है। और सबसे ऊपर की जो पृथ्वी की लेयर होती है इसको जो है भूपर्पटी या फिर आपका क्रस्ट कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये सबसे ऊपर आपकी क्रस्ट हो जाएगी और इसको जो है सीएमसी के नाम से भी याद रखा जाता है। ठीक है, सीएमसी इसको कहा जाता है, क्रस्ट मेंटल कोर। ठीक है, सीएमसी। इस तरह से जो है आप इसको याद रख सकते हैं शॉर्ट ट्रिक बना के, सीएमसी, क्रस्ट मेंटल कोर। और इसमें सबसे ज़्यादा जो अंदर है वो आपका लोहा ही पाया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस की बात हो रही है, ये कब मनाया जाता है? तो ये आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। इनमें से किसने पहली बार व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्य उदय और सूर्यास्त होता है? ये सबसे पहले किसके द्वारा बताया गया था, ये आपको बताना है। और 21 का करेक्ट आंसर आपका हो जाता है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर घूमती है और इसमें जो है सूर्योदय और सूर्यास्त जो है ये उसी की वजह से होते हैं। ठीक है, ये सबसे पहले आर्यभट्ट ने बताया था। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की खोज निम्न में से किस एक वैज्ञानिक ने की थी? बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की बात हो रही है, ये सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने इनकी खोज की थी, ये आपको बताना है। 22 का करेक्ट आंसर आपका हो जाता है गैलीलियो ने। गैलीलियो ने सबसे पहले बताया था बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं के बारे में। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाता है? सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह ये आपका बृहस्पति हो जाता है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं और ये सब स्टूडेंट जो है जानते हैं। बात कर लेते हैं सबसे भारी ग्रह के बारे में। तो सबसे भारी ग्रह भी आपका बृहस्पति हो जाता है, सबसे बड़ा ग्रह भी आपका बृहस्पति हो जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में। सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा करने के लिए सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा ग्रह एक अधिकतम समय लेता है? सबसे अधिकतम समय कौन लेता है? इनमें से जितने आपको ऑप्शन में दिए गए हैं इनमें से आपको बताना है सबसे अधिक समय कौन लेगा। सबसे पहले बात करेंगे आपकी शुक्र की, ये आपका सूर्य हो जाता है, इसके बाद आपका शुक्र आ जाता है। तो जो आपके नज़दीक में वो जल्दी जल्दी घूम लेते हैं। तो आपका शुक्र है ये जल्दी घूम जाएगा। शुक्र के बाद आपकी पृथ्वी आ जाएगी, ये जो है इससे ज़्यादा समय लेगी। इसके बाद आपका मंगल आ जाएगा, ये इससे ज़्यादा समय लेगा। इसके बाद आपका बृहस्पति आ जाएगा। ठीक है, बृहस्पति जो है सबसे ज़्यादा समय लेगा सूर्य का चक्कर काटने के लिए। सूर्य का चक्कर काटने के लिए बृहस्पति इन ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा समय लेगा। अगर सारे ग्रहों की बात करेंगे तो इनमें कौन जो है सबसे बाद में चक्कर काटेगा, तो ये आपका वरुण ग्रह हो जाएगा। ठीक है, सबसे बाद में आपका वरुण ग्रह आता है और ये जो है सबसे बाद में सूर्य का चक्कर काटेगा। ठीक है, इस तरह से जो है आप याद रख सकते हैं। और यहाँ जो है एक्स्ट्रा पॉइंट के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ दी गई है जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं वो ग्रह आपके हो जाते हैं। शुक्र की बात करते हैं, ये 224 दिन में सूर्य का चक्कर काटता है। पृथ्वी 365 दिन लगाती है। मंगल आपका 686 दिन लगाता है और बृहस्पति को 11 पॉइंट लगभग 862 वर्ष लगते हैं। ठीक है, राउंड में ये आपका 11.5 वर्ष भी इसको कह सकते हैं। लगभग 11.5 वर्ष में जो है बृहस्पति सूर्य का चक्कर काटता है, एक चक्कर, इतने में केवल एक चक्कर काटता है 11.5 साल में। और इसके बाद जो है अगर बात करेंगे जो आपके सबसे ज़्यादा चक्कर काटते हैं, तो सौरमंडल के सभी 8 ग्रहों में वरुण जो है सबसे बाद में स्थित हो जाता है और इसको सबसे अधिक समय लगता है। कितना समय लगता है? 163 वर्ष लगते हैं सूर्य के एक चक्कर लगाने में। ठीक है, कहाँ पृथ्वी 365 दिन में एक चक्कर काट रही है और वरुण को एक चक्कर काटने में 163 साल का समय लगता है सूर्य का। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपकी एग्जाम की दृष्टि से। बृहस्पति का वलय हो जाता है। बृहस्पति का वलय हो जाता है, ये आपको बताना है कौन सा हो जाता है बृहस्पति का वलय। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 26 और इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका ए, यानी सिलिकेटों का बना हुआ। बृहस्पति का जो विलय होता है ये आपका सिलिकेटों का बना हुआ होता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह पाए जाते हैं? सर्वाधिक उपग्रह किसके हो जाते हैं ये आपको बताना है। तो सर्वाधिक उपग्रह यहाँ जो थोड़ा सा कन्फ्यूजन बना हुआ होता है,
कभी तो आपके बृहस्पति के हो जाते हैं और कभी आपके शनि के हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ हम समझेंगे थोड़ा सा इसको एक्स्ट्रा फैक्ट के माध्यम से। आंसर हम बताएंगे इसका अभी। खगोलविद ने, ये बात हो रही है आपकी 2023 की, ठीक है, ये 2023 की बात कर रहे हैं हम। खगोलविद ने सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति का चक्कर लगा रहे 12 नए उपग्रह की खोज की है, ठीक है। यानी 12 और इसमें प्लस हो जाते हैं जितने इनके पहले थे। और इस खोज के बाद जो है बृहस्पति के कुल उपग्रह कितने हो गए, ये आपके 95 हो जाते हैं। बृहस्पति के 2023 में उपग्रह जो है 95 हो जाते हैं। और फिर भी जो है शनि 145 उपग्रह के साथ जो सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह बन जाता है। तो यहाँ बात की गई है शनि की, तो शनि के कितने हो जाते हैं, 145 हो जाते हैं। बृहस्पति के कितने हो जाते हैं, 95 हो जाते हैं। इस हिसाब से आप कह सकते हैं सबसे ज़्यादा जो आपके होंगे वो आपके शनि के हो जाएंगे। शनि के कितने हैं, 145 है। और बृहस्पति के आपके 95 हो जाते हैं। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ये 2023 का डाटा हो जाएगा, ठीक है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है। शनि की बात की गई है, ये कितना समय लेता है सूर्य का एक चक्कर लगाने में। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका 29.5 वर्ष। शनि सूर्य का एक चक्कर लगाने में 29.5 वर्ष का समय लेता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में। किस ग्रह के चारों ओर वलय है। वलय हो जाते हैं आपके, ये ग्रह हो जाता है और इसके चारों ओर जो है इस तरह से जो है ये बनी होती हैं, ठीक है। ये आपका इसके वलय हो जाते हैं। तो ये कौन सा ग्रह हो जाता है, ये आपका हो जाता है शनि ग्रह। शनि ग्रह के चारों तरफ वलय पाए जाते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं इमेज के माध्यम से, ये आपका शनि ग्रह हो जाता है। और ये कुछ इस तरह के जो है इसमें वलय पाए जाते हैं, ठीक है। और ये इसके चारों तरफ देखने को आपको मिल जाते हैं, ठीक है। चारों तरफ वलय पाए जाते हैं, ये आपका शनि हो जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में। टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा हो जाता है। तो टाइटन की जो एक घड़ी आती है, टाइटन की वॉच आती है, हैंड वॉच, तो ये टाइटन की हो जाती है। और इसको कौन बांधता है, तो इसको शनि बांधता है। शनि नाम का एक लड़का है, वो आपका टाइटन की घड़ी बांधता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इस तरह से जो है आप याद रख सकते हैं। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में लेता है। यूरेनस जो है परिक्रमा में कितना समय लेता है, ये आपको बताना है। बात की गई है यूरेनस की, और ये आपका 84 ईयर लेता है सूर्य का एक चक्कर लगाने में। ये सूर्य हो जाता है, इसका एक चक्कर लगाने में, यहाँ से स्टार्ट होता है, एक चक्कर लगाने में सूर्य को 84 ईयर लग जाते हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा 2006 में दी गई एक नई परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है, ये बताया है। कौन सा ग्रह नहीं है, ये आपका हो जाता है प्लूटो। और प्लूटो आपका ये 9 नंबर का ग्रह था। और इसको जो है 2006 में ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा हो जाता है, आपका सूर्य हो जाता है। और इससे जो ग्रह हैं ये आपके सबसे जो नज़दीक वाले ये आपके गर्म ग्रह होते चले जाते हैं। और जितना सूर्य से दूरी पर होगा ये आपके ठंडे ग्रह यहाँ हो जाएंगे, क्योंकि ना ही तो वहाँ सूर्य का प्रकाश पहुँच पाता है, ठीक है। और ना ही किसी और तरह का वहाँ प्रकाश हो पाता है। और ये सबसे बाद में कौन हो जाता है, ये आपका नेपच्यून हो जाता है। और नेपच्यून ये आपका इसको कहा जाता है वरुण। और ये जो है सूर्य की अधिकतम दूरी के कारण वहाँ जो है ये इसको जो है सबसे ठंडा ग्रह भी माना जाता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। सबसे ठंडा ग्रह आपका नेपच्यून हो जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में। निक्स एवं हाइड्रा चंद्रमा ये किसके चंद्रमा हो जाते हैं, एक आपका निक्स और एक आपका हाइड्रा। ये किसके चंद्रमा हो जाते हैं, ये आपको बताना है। निक्स और चंद्रमा जो है ये आपके हो जाते हैं प्लूटो के, ठीक है। और प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया है। और ये भी आपसे पूछा जाता है कब बाहर कर दिया है, तो ये ईयर याद रखना आपको, 2006 में ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया है प्लूटो को। और प्लूटो के दो चंद्रमा हो जाते हैं, एक का नाम निक्स हो जाता है, एक का नाम आपका हाइड्रा हो जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के बारे में। मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था। मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा था, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 35। और इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है 1969 में। 1969 में मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था। और किस यान के द्वारा जो है ये अंतरिक्ष यात्री गए थे, इसका नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहले जो आपका चंद्रमा पे गए थे ये आपका अपोलो 11 गया था, ठीक है। अपोलो 11 इसका नाम हो जाता है। और इनमें कौन कौन गए थे ये भी आपको याद रखना है। तो सबसे पहले आपके जो हो जाते हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ये आपके हो जाते हैं जिन्होंने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था। और ये तीन लोग थे जो आपके पहली बार में गए थे, आपके तीन गए थे। एक आपके माइकल कोलिंस हो जाते हैं, और तीसरे आपके एडविन हो जाते हैं, ठीक है। ये तीनों जो हैं चंद्रमा पर गए थे।
और जिनमें से केवल नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्विन एलनी ने चंद्रमा पर अपने कदम रखे थे। ठीक है, केवल दो लोगों ने जो है चंद्रमा पर अपने कदम रखे थे। कौन कौन हो जाते हैं? एक आपके सबसे पहले जो कदम रखा था वो आपका नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था, और दूसरा कदम आपका एडविन एल्ड्रिन ने रखा था। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और जो आपके कोलिंस हो जाते हैं, माइकल कोलिंस हो जाते हैं, वो जो है चांद पर नहीं उतरे थे। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के बारे में। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर है? सी ऑफ ट्रंक्विलिटी ये कहाँ पर है? तो ये आपका हो जाता है चंद्रमा पर। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी ये आपकी चंद्रमा पर हो जाती है। और ये किसको कहा जाता है? और सी ऑफ ट्रंक्विलिटी ये आपका शांति के सागर को कहा जाता है। और ये शांति का सागर कहाँ है? ये आपका हो जाता है चंद्रमा पर। ठीक है, चंद्रमा पर एक शांति का सागर है जिसको सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहा जाता है। इनसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात कर लेते हैं 37 के बारे में। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं। क्यों नहीं सुन सकते हैं ये आपको बताना है। चंद्रमा पर उनके कान काम करना बंद कर देते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। चंद्रमा पर वायुमंडल है, ये आपका करेक्ट हो जाता है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। जो आपकी ध्वनि है ये आपकी वायु में ही काम करती है। ध्वनि को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, और जो माध्यम जो है वो आपका चंद्रमा पर नहीं होता है, और वो माध्यम हो जाता है आपका वायुमंडल। ठीक है, और चंद्रमा पर वे विशेष प्रकार के अंतरिक्ष सूट पहने रहते हैं, ऐसा भी नहीं होता है। और चंद्रमा पर ध्वनि बहुत ही मंद गति से चलती है, ऐसा भी नहीं होता है। मंद गति से चलेगी लेकिन सुनाई तो देगी, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है जब वायुमंडल ही नहीं है। ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। देखिए दोस्तों, जो मैं बता रहा था वही है। ठीक है, और वायुमंडल इसका एक सशक्त माध्यम होता है। ठीक है, वायुमंडल में जो है ये गति कर सकती है। चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव होता है, इसी कारण चंद्रमा पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38 के बारे में। चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण की बात की गई है, ये कब होता है ये आपको बताना है। क्वेश्चन 38 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। ये आपकी पृथ्वी है, एक तरफ आपका चंद्रमा आ जाता है, एक तरफ आपका सूर्य आ जाता है, और जब बीच में आपकी पृथ्वी आ जाती है तो उस समय जो है आपका चंद्र ग्रहण हो जाता है। सूर्य की जो किरणें हैं ये आपकी डायरेक्ट जो है चांद पर नहीं पड़ती हैं, और इस तरह से जो है चांद हमें कटा कटा सा लगता है, और उसी को जो है चंद्र ग्रहण कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, चांद पर जो है पृथ्वी की जो छाया है ये आपकी चांद पर पड़ती है। ठीक है, और उस वजह से भी जो है ये चांद कटा कटा सा लगता है। और बात करेंगे इसके पॉइंट के बारे में। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच से गुजरता है तो इस स्थिति में सूरज की रोशनी धरती पर नहीं पहुंच पाती है, और इस घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। ये हो जाता है आपका सूर्य ग्रहण। और वही चंद्रमा जब पृथ्वी और सूर्य एक सीधी में रेखा में आ जाते हैं तो इस दौरान सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर पड़ता है, लेकिन चंद्रमा पर नहीं पड़ता है, और इस घटना को चंद्र ग्रहण कहा जाता है। ठीक है, दोनों चीज़ें आपको समझा दी गई हैं। ये आपका सूर्य ग्रहण हो जाता है, वो आपका किस तरह से होता है, और एक आपका चंद्र ग्रहण ये किस तरह से होता है। ठीक है, चंद्र ग्रहण में चांद पर जो है सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती हैं, इस तरह से जो है आपका चंद्र ग्रहण हो जाता है। यहाँ हम समझेंगे इमेज के माध्यम से चंद्र ग्रहण को। ये हो जाता है आपका सूर्य, इधर आपकी पृथ्वी आ जाती है, और ये जो सूर्य का प्रकाश है ये आपका पृथ्वी पर आ जाता है, और इन रूप से जो है ये आपकी पृथ्वी की छाया के अंतर्गत आ जाता है, और इसको जो है पूर्ण चंद्र ग्रहण कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद जब ये थोड़ा सा इधर घूमेगा या आपका इधर घूमेगा तो जब जो है यह आंशिक चंद्र ग्रहण कहा जाएगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39 के बारे में। जब अर्धचंद्र ग्रहण जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य पृथ्वी और चंद्र के बीच का कोण कितना होता है? जब अर्धचंद्र ग्रहण होता है तो सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का कोण कितना होता है ये आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका 90 डिग्री। 90 डिग्री हो जाता है जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का कोण होता है अर्धचंद्र में। ठीक है, और यहाँ हम बात करेंगे अर्धचंद्र के समय पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति ये आपकी समकोणीय हो जाती है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के बारे में। बेमेल को आपको चुनना है। बेमेल आपको चुनना है मंगल, बुध, चांद और आपकी पृथ्वी। पृथ्वी आपकी ग्रह हो जाता है, बुध भी आपका ग्रह हो जाता है, मंगल भी आपका ग्रह हो जाता है, लेकिन चांद जो है ये आपका ग्रह नहीं, ये आपका उपग्रह हो जाता है। ठीक है, इसलिए जो है ये आपका बेमेल हो जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41 के बारे में। निम्न में से कौन सा ग्रह नहीं है? ये भी आपसे कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है, कौन सा आपका ग्रह नहीं है? तो जो आपका चंद्रमा है ये आपका ग्रह नहीं है, ये आपका उपग्रह हो जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42 के बारे में। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है
तो उसका भार बढ़ जाता है? नहीं, भार नहीं बढ़ता है, भार घट जाता है, ये आपका करेक्ट हो जाता है। और उसके भार में कितना हो जाता है? पृथ्वी के अनुसार जो है, पृथ्वी के हिसाब से बात करेंगे तो उसका जो भार है ये आपका 1/6 रह जाता है। पृथ्वी पर जो है उसका भार जितना भी होगा उसका 1/6 जो है आपका चांद पर रह जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और 42 का करेक्ट आंसर आपका हो जाता है, उसका भार जो है ये घट जाएगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43 के बारे में। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी है, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी हो जाती है ये आपको बताना है। 43 की बात की गई है और इसका करेक्ट आंसर हो जाता है 364,000 किलोमीटर। 364,000 किलोमीटर हो जाता है पृथ्वी से चांद की दूरी। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। और 364 को आप अगर अंकों में डिवाइड करेंगे तो ये आपका 364 यानी 3,64,000 हो जाता है। 3,64,000 किलोमीटर की दूरी हो जाती है आपकी पृथ्वी से चंद्रमा की। बात कर लेते हैं 44 के बारे में। सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रोड जो होते हैं छोटे खगोलीय पिंड होते हैं, और ये जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं वे हो जाते हैं। किन ग्रहों के मध्य जो है आपके क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, ये हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था और दोबारा से आपको बता देते हैं। तो ये आपके पाए जाते हैं एक तरफ आपका जो आपके आंतरिक ग्रह होते हैं, यहाँ आपके आंतरिक ग्रह होते हैं कितने होते हैं? 4 आंतरिक ग्रह हो जाते हैं। इसके बाद आपके 4 जो है ये आपके बाह्य ग्रह हो जाते हैं। तो इनमें आपका सबसे पहले आपका मंगल आ जाता है और इसमें आपका बृहस्पति आ जाता है। और इस हिसाब से आप कह सकते हैं यहाँ जो है यह मंगल हो जाता है, मंगल और बृहस्पति के बीच ये हो जाएंगे। ठीक है, और मंगल और बृहस्पति आपका ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। ठीक है, इस तरह से जो है आप याद रख सकते हैं और हम यहाँ इमेज के माध्यम से भी समझेंगे। ये आपके क्षुद्र ग्रह हो जाते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं ये आपकी पृथ्वी हो जाती है और ये आपका मंगल हो जाता है। और मंगल और जो आपकी बृहस्पति, ये आपकी बृहस्पति की कक्षा है, ये आपकी मंगल की कक्षा है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में ये आपके आंतरिक ग्रह हो जाते हैं और ये आपके बाह्य ग्रह हो जाते हैं। और इन दोनों के बीच में जो ये बेल्ट है ये आपकी क्षुद्र ग्रह की हो जाती है। ठीक है, ये आप छोटे छोटे से देख रहे हैं, ये आपके क्षुद्र ग्रह हो जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है कई बार आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। इसको जो है क्षुद्र ग्रह की पट्टी भी कहा जाता है और ये जो क्षुद्र ग्रह सारे इसी में पाए जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको देख लेनी है। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये आपके बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच में ये पट्टी पाई जाती है। और यहाँ हम बात करेंगे, एक इमेज और है, ये आपकी कलर्ड इमेज है, इसके माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। ये आपका बृहस्पति हो जाता है और ये आपका सबसे बाद में जो है आपका हो जाता है मार्स। ठीक है, और मार्स यानी मंगल, और इनके जो बीच में है, इनके बीच में एक पट्टी पाई जाती है, इसको जो है क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ठीक है, ये आपकी क्षुद्र ग्रह की पट्टी हो जाती है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45 के बारे में। हेलबॉप किसका नाम है? हेलबॉप की बात की गई है, किसका नाम हो जाता है? ये आपका हो जाता है पुच्छल तारे का। पुच्छल तारे को आपका हेलबॉप भी कहा जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46 के बारे में। सुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? बात की गई है क्वेश्चन नंबर 46 के बारे में, ये आपको बताना है। सुमाकर लेवी 9 की बात की गई है तो ये आपका बृहस्पति से टकराया था। ठीक है, सुमाकर लेवी 9 जो धूमकेतु था ये आपका बृहस्पति से टकराया था। और ये कब की घटना है? ये आपकी हो जाती है 1993 की, 1993 की बात है। ये आप जो है बृहस्पति से टकराया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। डेट आपसे नहीं पूछी जाएगी, केवल आपसे इतना ही पूछा जाएगा। उल्का है, उल्का क्या है? उल्का यानी मेट्योर, मेट्योर है, ये आपका उल्का हो जाता है। ये क्या है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 47। बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट होते हुए द्रव का अंश हो जाता है। ठीक है, ये जो आपके पृथ्वी होती है और इस पर जो ये बाह्य बाहर की तरफ से आते हैं, ये आपके जो हैं उल्का और मेंटोर हो जाते हैं। बात कर लेते हैं इसके बारे में। उल्का या मेट्योर आकाश में पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश की चमकती हुई चमकी लकीर यानी ब्राइट स्टिक इसको कहा जाएगा, ये सदृश होते हैं, जिन्हें टूटने वाला तारा भी कहा जाता है। टूटने वाला तारा यानी शूटिंग स्टार या फॉलिंग स्टार, इनको जो है कहा जाता है। और पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही घर्षण से ये चमकने लगते हैं और पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ही पूर्वी सामान्यतः जलकर ये राख हो जाते हैं। ठीक है, ज़्यादातर जो है ये जलकर राख हो जाते हैं, लेकिन अगर कोई ज़्यादा भारी होता है या ज़्यादा बड़ा होता है वो जो है पृथ्वी पर आकर गिर जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको देख लेनी है। और यह आप इमेज के माध्यम से देख सकते हैं, ये आपकी पृथ्वी हो जाती है। ठीक है, और ये इस तरह से जो है पृथ्वी से आकर टकरा जाता है। या अगर छोटे होते हैं, जिस तरह से आपके छोटे छोटे दिखाए गए हैं, ये जो है पृथ्वी के वायुमंडल में पहुँचते ही जो है वहाँ नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। जो भी छोटे छोटे होंगे ये आपके पृथ्वी के वायुमंडल से नष्ट हो जाएंगे।
और अगर बड़ा होगा तो वो आपका पृथ्वी पर जाकर गिर जाएगा। और चलिए दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है ये समाप्त होती है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये जो हमारी वीडियो थी सौरमंडल की, और इससे पहली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ आपको टॉपिक वाइज सभी वीडियो मिल जाएंगी और सभी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है। और चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार।